अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक दो नोट्स लिख लें, काम आएंगे सवालों में। कल भी मैंने कुछ एक दो बातें लिखवाई थी ना। एक मैंने डिस्काउंट वाली बात बताई थी और हाँ वो बताया था ना, एक और बात को बताई थी, पता नहीं भाई हाँ ठीक है सही है। हाँ एक दो बातें और लिख लें, एक लिखें और ये जो अभी बताने लगा हूँ ये इंग्लिश में बता देता हूँ क्योंकि उर्दू में मुझे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है बताना। और ये काम पहले कर भी चुके हैं जो बताने लगा हूँ, बस इसको लिखत में लेके आ रहा हूँ। इफ होल्डिंग कॉस्ट इज गिवन एज अ परसेंटेज, if holding cost is given as a percentage, then it is applied to, if holding cost is given as a percentage, जैसे मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट गिवन होता है तो उस परसेंटेज को रुपए बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हाँ तो बस यही बता रहा हूँ। इफ होल्डिंग कॉस्ट इज गिवन एज अ परसेंटेज देन इट इज अप्लाइड टू respective purchase cost of each option, respective purchase cost of each option, respective purchase cost of each option. और एक और बात ये लिख लें, ये मैंने कहा था चला लें, चलाना है तो नहीं वो अब सो रहा है। ये भी चला लिया, अच्छा ज़्यादा हो जाएगा वैसे है। नहीं चले ठीक है, जब क्या हुआ? नहीं मैं तो वैसे ही नजर पड़ गई, ऐसे ही देख रहा था। नहीं ये 26 ना करें, ये किसने किया है? ये तो 26 नजर आ रहा है, और नीचे करें, इतना तो बाहर होगा। हाँ बस ठीक है, बंद करना हो तो बंद कर दीजिएगा बाद में, क्योंकि सर्दी आना तो एक तो आप लोग नहाने में भी फिर डंडी मारते हैं कि मैंने एक पॉइंट ये लिखवाया है कि अगर होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी हुई है तो हमें इसको रुपया बनाने के लिए परचेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट ऑप्शंस में परचेज कॉस्ट डिफरेंट हो, तो फिर हर एक के लिए होल्डिंग कॉस्ट भी डिफरेंट निकल रही होगी। तो वही बात लिखवाई है अंग्रेजी में, पहले भी ये काम कर चुके। चले एक और लिखवाता हूं, भी उससे पहले एक सवाल दिया था मार्च 12,
इसमें करना ये था कि सप्लायर ने ऑफर की थी कि अगर 5000 कम से कम यूनिट्स ऑर्डर करेंगे तो मैं 3% डिस्काउंट दे दूंगा। रिक्वायरमेंट थी इवेल्युएट करना है कि बताएं डिस्काउंट ऑफर इसकी एक्सेप्ट करें या ना करें, तो फिर किसी से कंपेयर करना था। तो अगर आपको नई एग्जिस्टिंग बताया तो फिर ईओक्यू से कंपेयर कर लेंगे। तो इसमें हमें फिर ईओक्यू कैलकुलेट करना था और ईओक्यू और 5000 इन दो ऑप्शंस को सॉल्व करना था। एनुअल डिमांड ये 2 लाख है। अच्छा, वो जो मैं कल अब वो यूनिट्स की बात बता रहा था कि जहां पर यूनिट्स, प्रोडक्ट, मटेरियल इनमें फर्क रखना होता है, वहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्रोडक्ट के यूनिट्स और मटेरियल के किलो। अदरवाइज अगर प्रोडक्ट मटेरियल में कोई खास फर्क नहीं रखना, बात हो ही सिर्फ मटेरियल की रही है, तो अब चाहे वो केजी है, जैसे इस सवाल में क्या था पेयर्स, तो उसको पेयर्स कह लें चाहे यूनिट्स कह लें, क्योंकि यूनिट एक इंग्लिश का वर्ड है, मेजरमेंट यूनिट, तो इसमें भी हम पेयर्स की जगह यूनिट का वर्ड भी यूज कर सकते थे। एनुअल डिमांड 2 लाख यूनिट्स, पेयर्स कहना है पेयर्स कह लें, नहीं तो यूनिट्स हैं तो 2 लाख यूनिट्स हैं। ऑर्डर कॉस्ट जो कि पॉइंट 3 में दी हुई है, आप इसको चाहे ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट टाइप समझ लें, ये भी रेलिवेंट है। और डिलीवरी कॉस्ट ये वही है जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, ये भी रेलिवेंट है। तो ये 2 हो जाएंगी ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट के लिए ये 15% की फिगर है जो इस्तेमाल करनी है एक। उसके अलावा ऊपर जो स्टोरेज बेस्ड स्टोरेज कॉस्ट है और जो इंश्योरेंस कॉस्ट है, ये दोनों, तो 3 हो जाएंगी होल्डिंग कॉस्ट। लेकिन दोनों ऑप्शंस के लिए अलग अलग निकालनी पड़ेंगी 15% की वजह से। और जो ऊपर टेबल में 10 रुपये दिया हुआ है, ये इंस्पेक्शन कॉस्ट है, फाइनल क्वालिटी चेक इंस्पेक्शन कॉस्ट। चूंकि रुपीस पर यूनिट है तो इसलिए ये रेलिवेंट ऑर्डर कॉस्ट नहीं है। इसके अलावा आपने कुछ पूछना है तो पूछें जी। रेट ऑफ रिटर्न आप कुछ बता रहे स्टोरेज कॉस्ट बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री की इंटरप्रिटेशन क्या है? हो सकता था कि कोई ये समझता कि स्टोरेज कॉस्ट शायद स्टोर का रेंट हो, शायद ये जो स्टोर कीपर की सैलरी जिस तरह दी हुई है करने को, तो ये भी पर यूनिट दे दिया उसने। स्टोर कीपर की सैलरी भी तो पर यूनिट ही दी हुई है ना। ये जो आपको पूरा टेबल दिया हुआ है ये सारा पर यूनिट है, रिलेटिंग टू आ पेयर ऑफ टायर्स, यानी ये पर यूनिट चीजें हैं। तो सैलरी भी तो पर यूनिट करके दे दी है, लेकिन ये बस वैसे ही पर यूनिट कर दी है। असल में ये कोई रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट नहीं है, क्योंकि सैलरी तो होती ही पीरियड की है। इस तरह से ना कुछ समझे, इसलिए उन्होंने इंश्योरेंस और स्टोरेज इन दोनों के साथ एवरेज इन्वेंट्री का वर्ड इसलिए लिख दिया ताकि ये पता चल जाए कि जितने ज़्यादा यूनिट्स स्टोर करेंगे हमारी स्टोरेज कॉस्ट टोटल उतनी ही बढ़ती जाएगी। जितनी ज़्यादा एवरेज इन्वेंट्री होगी उतनी ही फिर ये ज़्यादा खर्चा आया करेगा। जितनी ज़्यादा एवरेज इन्वेंट्री पड़ी हुआ करेगी हमें उतनी ही ज़्यादा इंश्योरेंस करानी पड़ा करेगी। तो ये स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए लिख दिया उसने, ताकि स्टूडेंट इसको बेफिक्र होकर रेलिवेंट होल्डिंग कॉस्ट मान ले। हाँ जी, सैलरी जो है उसके साथ इंक्लूडेड इन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, इसको वैसे तो इस वजह से ऐड नहीं किया सैलरी को, एक तो 5 यूनिट की और दूसरी को पीरियड के साथ नहीं होती है जी। तो अगर इस तरह का वो ना होता तो ये ब्रैकेट वाली जो लाइन है, ब्रैकेट वाली बात ना भी लिखी होती फिर भी सैलरी तो एक होती ही पर ईयर चीज है। ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स में जो तो हमने उसी में ये 8 रुपए उस नीचे वाले 100 में शामिल है, नहीं 100 में नहीं शामिल है, ये वैसे फिक्स्ड OAR का हिस्सा है वो कह रहे हैं, तो होता रहे। ये तो टोटल सैलरी एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, तो ये रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट नहीं है। और इधर को सवाल था। हाँ जी, ये पॉइंट नंबर 5 में लिखा और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरी 50%। सर ये सर उसने वो कैसे बताया और क्या
कि हमने लोन लेके इन्वेंट्री लिया तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, लोन लेके इन्वेस्ट किया है। इन्वेंट्री खरीदी है लोन लेके, तो हाँ, हम हाँ। उसमें 50% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो तब हाँ। तो रेलिवेंट होगा। जी जी। सर वो उसने किस तरह से लिखा होगा? इंटरेस्ट कॉस्ट। ये लाइन पर मुझे वही लग रहा है कि लोन लेके हमने इन्वेंट्री खरीदी। हाँ तो ठीक है, लोन लेके खरीदी है, सही है, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। पॉइंट 1 में क्या एतराज है? ऊपर जो 1000 रुपए दिया हुआ है उसमें 100 रुपए ओवरहेड्स के नाम पे शामिल किए हुए हैं, तो हमने तो सिर्फ परचेज प्राइस लेनी है, हमने बाकी सारे खर्चे तो नहीं ऐड करके लेने होते, हमने तो बस परचेज वैल्यू लेनी होती है। इस चैप्टर के सवालों में परचेज कॉस्ट में आपको सिर्फ इनवॉइस वैल्यू बताई थी, तो हमें सिर्फ वही चाहिए, इसलिए जो 100 शामिल किया हुआ है वो निकाल दिया। स्प्रिंग 12 पर नहीं, तो उसको हमने रेलिवेंट तो नहीं लिया, क्योंकि सैलरी होती ही नहीं है पर यूनिट करके, सैलरी तो पर मंथ होती है। अगर ये पर मंथ होती तो ये रेलिवेंट होती नहीं नहीं, थोड़े थोड़े करके मंगवाएं, ज्यादा ज्यादा करके मंगवाएं, इसकी सैलरी पे क्या फर्क पड़ेगा? टोटल सैलरी फॉर द ईयर पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, तो रेलिवेंट नहीं है। हाँ जी, है जी जी यार, वो तो इतनी दफा चैप्टर ओवरहेड वाला चैप्टर भी पढ़ लिया, वेरिएंस वाला भी पढ़ लिया, क्या फिक्स ओआर नहीं हो सकता क्या? ये जो स्टोर कीपर की सैलरी है, सैलरी कोई पर यूनिट चीज होती है? नहीं, ये उसने आगे ब्रैकेट में मजीद स्टूडेंट, ये ना, ये जो टेबल बना हुआ है ये स्टूडेंट के आसानी करने के लिए इसमें टर्म्स लिखी हुई हैं। इंक्लूडेड इन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, ओएआर, तो उसने ये ओएआर का हिस्सा तो बना दिया है, लेकिन क्या सैलरी पर यूनिट करके चीज होती है? अब उसको बेशक जबरदस्ती पर यूनिट बना के लिख दिया, लेकिन असल में तो वो कोई पर यूनिट चीज नहीं है। रेलेवेंट कॉस्ट का क्या तरीका, क्या पहचान बताइए इस टॉपिक में? क्या आप टोटल फॉर द पीरियड निकाल के देखिए, जो चेंज हो रही है वो रेलेवेंट है, जो मर्जी ऑप्शन हो सेम रहे वो इररेलेवेंट है। सैलरी फॉर द ईयर, थोड़ा थोड़ा करके ऑर्डर करें, ज्यादा ज्यादा करके ऑर्डर करें, सैलरी फॉर द ईयर पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इसलिए ये इररेलेवेंट है। अच्छा, रेलेवेंट इररेलेवेंट पहचानने में आपको एक और टिप बताता हूं। अगर आपको एक टिप तो ये बताई थी कि ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर दी हो तो वो रेलेवेंट है। होल्डिंग कॉस्ट की एक बिल्कुल परफेक्ट टिप नहीं है, परफेक्ट, लेकिन काफी हद तक चल जाती है कि होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट करके दी हो तो वो रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट होती है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन काफी हद तक बेहतर टिप है। दोबारा, ऑर्डर कॉस्ट रेलिवेंट पहचानने की क्या, ऑर्डर कॉस्ट अगर पर ऑर्डर करके दी हुई है तो रेलिवेंट है, पर यूनिट करके दी हुई है तो रेलिवेंट नहीं है। होल्डिंग कॉस्ट की पहचान बता रहा हूं कि आपको ये पर यूनिट करके दी होगी। होल्डिंग कॉस्ट जो पर यूनिट है, मोस्टली वो एक रेलिवेंट चीज है, मोस्टली। है होल्डिंग कॉस्ट अगर कोई पर यूनिट करके दी हुई है तो वो हाँ एक रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट है, लेकिन अब ये मोस्टली है तो पक्की बात बतानी चाहिए। तो मैं पक्के के लिए ना एक और टिप बता रहा हूँ, वो इतनी आसान शायद नहीं लगे आपको, लेकिन वो टिप बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप उसको समझ जाएं तो वो मुझे तो एक बहुत पक्की टिप लगती है। आप जिस आइटम पे भी कंफ्यूज हैं कि ये रेलेवेंट है या नहीं है, आप उसका टोटल फॉर द ईयर सोचें। जैसे स्टोर का रेंट है
स्टोर का रेंट 20,000 पर मंथ, टोटल रेंट कैसे निकालेंगे? 20,000 इंटू 12, ठीक है, ठीक। अच्छा, ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट 2,000 पर ऑर्डर है, टोटल फॉर द ईयर कैसे निकालेंगे? 2,000 को नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और वेयर हाउसिंग कॉस्ट 20 रुपये पर यूनिट है, टोटल तक कैसे पहुंचे? 20 इंटू एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री को मजीद तोड़ना हो तो OQ/2 कर लें, वरना चलें एवरेज इन्वेंट्री भी कर सकते हैं, इस पर कोई एतराज तकलीफ? इंस्पेक्शन कॉस्ट, खरीदते हुए हम चीज़ें इंस्पेक्ट करवाते हैं, इंस्पेक्शन कॉस्ट है 30 रुपये पर यूनिट, टोटल फॉर द ईयर कैसे निकलेगा? 30 रुपये इंटू कौन से नंबर ऑफ यूनिट्स? सारी खरीद, एनुअल डिमांड। अच्छा, और इंश्योरेंस कर लें, चले ट्रांजिट इंश्योरेंस, चले इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस। ट्रांजिट इंश्योरेंस है ₹10 पर यूनिट, टोटल कैसे निकलेगा? 10 इंटू एनुअल डिमांड। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन 800 पर ऑर्डर, टोटल कैसे निकलेगा? 800 इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। चलिए, और कोई कंफ्यूजन वाली बात? चले खैर, इस टिप तो इससे भी समझ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स को भी तोड़ना चाहूँ तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं? एनुअल डिमांड ओवर। चलिए, ये तोड़ना चाहें तो OQ/2, और अगर प्लस सेफ्टी स्टॉक है तो वो भी। इसको तोड़ना चाहें तो ये बात फार्मूले समझ आए या नहीं? पक्की बात है, जिसमें भी OQ का इस्तेमाल हो रहा है वो रेलेवेंट है, जिसमें नहीं हो रहा वो नहीं है। दोबारा, जिस आइटम की भी टोटल फॉर द ईयर कैलकुलेट करने में OQ इस्तेमाल हो रहा है तो OQ चेंज होगा तो वो चेंज होगी फिगर, और जिसमें OQ इस्तेमाल नहीं हो रहा वो रेलेवेंट नहीं। ये नहीं है रेलेवेंट, ये रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट नहीं है, ये रेलेवेंट नहीं है, ये रेलेवेंट है। मर्जी है, लिख लें, अगर समझ आती बात लिख लें, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको ये टोटल निकालना है कि टोटल फॉर द ईयर कैसे निकालना है। जी, क्वेश्चन में स्टोरेज कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 18 पीस एवरेज इन्वेंट्री को रखने की कॉस्ट है बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री का। नहीं, एवरेज इन्वेंट्री सिर्फ इसलिए लिंक किया हुआ है कि एवरेज इन्वेंट्री से ये लिंक्ड है। एवरेज इन्वेंट्री कम होगी तो टोटल स्टोरेज खर्चा भी कम आएगा, एवरेज इन्वेंट्री ज़्यादा होती जाएगी टोटल स्टोरेज खर्चा भी ज़्यादा होता जाएगा। ये सिर्फ उसका लिंक बताने के लिए कहा हुआ है। इंश्योरेंस वाली बात समझाता हूँ, ये आपको शायद ज़्यादा बेहतर लगे।
बिजनेस इंश्योरेंस कराता है स्टोर में पड़ी हुई चीज़ों की, क्यों? कि कोई नुकसान हो जाए, सैलाब आ जाए, आग लग जाए तो नुकसान हो जाएगा, चूहे खा जाए, चलें आप भी पार्टी कर लें। और तो ये जो आग लगने का नुकसान या सैलाब से खराब होने का नुकसान, अच्छा इंश्योरेंस कंपनी वालों को ना इसके पैसे दे रहे होंगे। इंश्योरेंस कंपनी वाले कितने पैसे लेंगे ये किस बात पे डिपेंड करता है? वैल्यू पे। जितनी ज्यादा वैल्यू की चीज उनसे इंश्योर करा रहे हैं वो उतने पैसे लेंगे। अगर आग लग गई स्टोर में तो रोज तो नहीं लग रही होगी, कभी कोई इक्का दुक्का वाकया होगा। तो अगर स्टोर में आग लगी तो कितनी चीजें जाया होंगी? जितनी पड़ी। तो अगर हम साल में बेशक करोड़ों अरबों की चीजें स्टोर में लाते ले जाते हैं, लेकिन एक वक्त में बस लाख रुपए की चीजें पड़ी होती हैं, तो हम बस लाख रुपए ही की इंश्योरेंस कराएंगे। अगर बहुत ज्यादा चीजें एक वक्त में स्टोर में पड़ी होती हैं तो हम ज्यादा की इंश्योरेंस करा रहे होंगे, क्योंकि जो चीजें मौजूद होती हैं उनकी इंश्योरेंस करानी। तो ज्यादा चीजें मौजूद हुआ करेंगी तो ज्यादा इंश्योरेंस करानी पड़ा करेगी। तो एक रेलिवेंट होल्डिंग कॉस्ट हुई ना, तो ये उस सेंस में ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस कॉस्ट बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट इनकम और फाइनल क्वांटिटी चेक एट द टाइम ऑफ डिलीवरी लिखी है। सर ये सप्लायर से हमें है या होगी? डिलीवरी का वर्ड पॉइंट नंबर 4 से अगर मैं लिंक करूं तो ये पॉइंट नंबर 4 कौन सी डिलीवरी कॉस्ट, जो हम बेच रहे होते हैं वो या जो खरीद रहे होते हैं वो? तो इसी के लिए वर्ड ऊपर वाला इस्तेमाल कर लें कि जब हम खरीद के लाने लगते हैं तो उस वक्त इंस्पेक्शन करते हैं। ऑर्डर कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है? इंस्पेक्शन कॉस्ट एक होल्डिंग कॉस्ट है कि ऑर्डर कॉस्ट है? ऑर्डर कॉस्ट है। तो ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट दी हो तो रेलेवेंट नहीं है। नहीं, अगर बेचते हुए है तो वो तो सेलिंग एक्सपेंस है ना। हाँ देखें, बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है। अगर ऐसी भी कोई इंस्पेक्शन होती हो तो उसके साथ जो पैसे तय हो रहे हैं वो देखना पड़ेगा किस बात के पैसे तय हो रहे हैं। अगर उनकी कोई पर मंथ सैलरी वगैरह जा रही है तो वो इररेलेवेंट है, लेकिन अगर पड़ी हुई चीजों की इंस्पेक्शन करते रहना है तो फिर ये होल्डिंग कॉस्ट हो रही होगी। लेकिन वो बता रहे हैं ना किस टाइम पे इंस्पेक्शन, तो इसलिए ये ऑर्डर कॉस्ट है और इररेलेवेंट। ये लिख लिया। लेकिन इसको लिख के क्या करेंगे? ठीक है जी, स्प्रिंग 10 डन। एक और टिप बताता हूं, टिप नहीं मतलब एक और नोट बता रहा हूं। मैंने अभी तक ये वर्ड्स अवॉइड किए हुए थे, अब बताने लगा हूं आपको। है तो किसका इंतजार कर रहे थे यार? और नोट लिखवाने लगा। ये रेलिवेंट इररेलेवेंट की टिप बता दी, अब वैसे और चैप्टर के नोट्स लिखवा रहा हूँ। जैसे अभी 2 बातें लिखवाई थी, एक और लिखवा रहा हूँ। एक लिखवाई थी, एक लिखवाई थी, कल 2 लिखवाई थी। आपको सवाल में ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट कह के कुछ कॉस्ट दी हो सकती है कि जी ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट है, तो चूंकि ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की है तो ऑर्डर कॉस्ट है। रेलेवेंट लेंगे उसको क्या नहीं लेंगे? वो रेलेवेंट होगी क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कॉन्सेप्ट ही यही है कि जिस फंक्शन, जिस डिपार्टमेंट, जिस एसेट, जिस पर्सन की कॉस्ट वेरिएबल या फिक्स का फैसला करना है, देखना होता है कि उसकी कोर एक्टिविटी क्या है। जो खर्चा उस कोर एक्टिविटी से लिंक्ड है, कोर एक्टिविटी होगी तो खर्चा होगा, कोर एक्टिविटी ज्यादा होगी तो ज्यादा खर्चा होगा, तो वो वेरिएबल होती है। ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की कोर एक्टिविटी क्या है? ऑर्डर प्लेस करना।
तो ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट वो ऑर्डर प्लेस करने ही की कॉस्ट होंगी। तो आपको अगर ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट कह के कोई लाइन लिखी है तो वो एक रेलेवेंट ऑर्डर कॉस्ट है, वो सवाल के मुताबिक ही देखना पड़ेगा, यानी जनरली वो एक रेलेवेंट है। बाकी अगर उसकी तफसील मजीद आ गई कि ये पर यूनिट करके दिया तो फिर छोड़ देंगे। चले मैं सेंटेंस उसके मुताबिक कह देता हूँ। वेरिएबल ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट जो दी हैं, और उम्मीद है कि वो पर ऑर्डर ही कह के, तो वो रेलिवेंट ऑर्डर कॉस्ट है। अब देखें, ये 2-3 दफा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट का मामला टेस्ट, लेकिन वो जिस कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट हुआ होता है, जो वो स्टूडेंट से टेस्ट करना चाह रहा होता है, वो उसमें वो टोटल बता रहा होता है, उसको खुद हमने पर ऑर्डर बनाना होता है। तो चूंकि वो बता ही टोटल रहा होता है, तो फिर वो पर यूनिट या पर ऑर्डर तो नहीं बोलेगा, उसको खुद हम पर ऑर्डर बनाते हैं। अभी बनाता हूं आज। ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट जो दी होगी वो एक रेलेवेंट ऑर्डर कॉस्ट है। अच्छा जी, एक मिनट मैं देख लूं मैंने क्या क्या बता दिया। है जी, ठीक है, चले खोल लें यार, खोल लें। ठीक है, चलें सही है। सवाल करते हैं एक और। स्प्रिंग 2010, स्प्रिंग 10, क्वेश्चन नंबर 2 मैं करता हूं बोर्ड पे। स्प्रिंग 10 क्वेश्चन नंबर 2। स्प्रिंग 2010 क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। जी, ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट को प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी कहते हैं, परचेज डिपार्टमेंट भी कहते हैं। यार स्पोर्ट्स का क्या हुआ, कौन जीता? क्रिकेट टीम, पीआरसी वाले बच्चे जीत गए। आप लोग फाइनल में थे? दोनों पीआरसी की टीम। वो असल में पीआरसी के ना, वो तो भाई पता नहीं सीए के काबिल हैं भी कि नहीं है।
नहीं तो मैंने तो सुना है कि वो टीचर्स की टीम सेमीफाइनल में आ रही है, तो वो तो बूढ़े बूढ़े तो आप लोगों को आगे सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। हाँ तो उनको भी पीआर सीन है। यार क्रिकेट कौन नहीं खेलता? नहीं मैंने तो जाना था कहीं, मैं वरना जरूर आता। बल्कि मैं लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड दोनों बैटिंग दोनों एक जैसी, दोनों में पहली बॉल पे आउट हो जाता। सवाल पढ़ चुके होंगे आप अच्छे तरीके से, मैंने बातों में लगा दिए। पढ़ ले। ठीक है, पढ़ लिया। ये सवाल एक प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में है, कार्ल्टन। एमडीएल कार्ल्टन खरीद के बेचता है, और ये सारी डिस्कशन अब कार्ल्टन के कॉन्टेक्स्ट में ही होने लगी है, द रिलेटेड इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 4, अभी इस वक्त एमडीएल क्या ओक्यू फॉलो करता है? 6500। और रिक्वायर्ड ये है कि अगर वो लोग ईओक्यू पे चले जाएं तो फिर क्या फायदा होगा? तो कैसे करेंगे सवाल? ईओक्यू फाइंड करके, तो अब दो ऑप्शंस बन गई, एक 6500 और एक ईओक्यू, और दोनों के ऊपर टोटल कॉस्ट निकालेंगे और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सेविंग। ये अप्रोच है सवाल की। ईओक्यू निकालते हैं।
एक छोटा सा रिकैप सुन लें। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं पहले वो डिसीजन जिसमें ओक्यू डिसाइड करना है। ओक्यू डिसीजन से क्या मुराद है? ओक्यू डिसीजन से मुराद ये है कि हमने साल में टोटल कितने यूनिट्स मंगवाने हैं ये फैसला हो चुका। अब सिर्फ ये फैसला करना है कि एक वक्त में कितने कितने करके मंगवाएं। और इसकी मिसाल एक वो सुबह वाली क्लास में ध्यान में आई थी, मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लेता हूँ, काम की लगे तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर दें। अगर एक शादी वाला घर है, वहां से शादी वाला घर है अच्छा जी, वो डीजे काम शुरू हो गया। तो जो मेहमान हैं उनको जब लेके जाना है हॉल तक या जहां भी पहुंचना है, तो टोटल मेहमान लेट से 500 मेहमान हैं। अब उनको ले जाने का एक इम्पॉर्टेंट फैसला ये होता है कि कन्वेंस का कैसे अरेंज करना है। अगर प्रॉपर पूरी बस हो जाएगी तो एक वक्त में ज़्यादा मेहमान चले जाएंगे। अगर छोटी गाड़ी होगी, लेट से कोस्टर होगी, तो चक्कर बार बार लगाना पड़ जाएगा। वैगन होगी तो, और मोटरसाइकिल होगी तो और चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। तो ये ओक्यू बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि एक वक्त में कितनी सवारियां शिफ्ट करनी है, उनकी जो तादाद है वो ओक्यू, यही कॉन्सेप्ट है ओक्यू का कि हमने जो सारे यूनिट साल के खरीदने हैं वो तो पता है कितने खरीदने हैं, एक वक्त में कितने खरीद के लाने हैं ये हम लोग फैसला कर रहे हैं। इसका बेस कॉन्सेप्ट ये है कि हमने फैसला करना है वो जिसमें हमारे खर्चे कम हों। तो उसके लिए तरीका क्या है कि जो भी ऑप्शंस सामने हैं, पॉसिबिलिटीज़, उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लें। हर ऑप्शन पे टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल ऑर्डर कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। जिस ऑप्शन में सबसे कम ग्रैंड टोटल आ रहा है वो ऑप्शन बेहतर है। लेकिन इसमें थोड़ा मुश्किल काम ये होता है कि ऑप्शंस सोचनी पड़ेंगी। स्टूडेंट को तो गिवन होंगी वैसे, तो उसके लिए बड़े बूढ़ों ने क्या किया कि एक फार्मूला बना दिया ईओक्यू का कि अगर ये चीजें पूरी हो रही हो तो ऐसा करो, ये फार्मूला यूज करो और बेफिक्र होके ईओक्यू लगाओ, जो आंसर आए उसी को अपनी पॉलिसी बना लो, कंपैरिजन के चक्कर में ना पड़ो। जैसे मैंने कल भी शायद यहाँ बात की थी कि टीचर्स जो फॉर्मेट्स बना देते हैं, या शायद नहीं की थी, टीचर्स जो चीज़ों के फॉर्मेट्स बना देते हैं वो स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए होते हैं कि अगर ये मसले ना हो पेपर में तो ये फॉर्मेट चल जाएगा, फिर आप बेफिक्र होकर इस फॉर्मेट को चलाएं, सवाल हल हो जाएगा। लेकिन अगर फलाने मसले आ गए तो फिर जरा केयरफुली और देखना पड़ेगा। तो इसी तरह से ना बड़े बूढ़ों ने एक फार्मूला बनाया और बहुत सारे अगर के साथ उस फार्मूले का आंसर अगर आप लगाना चाहें बिजनेस तो उसको एज अ पॉलिसी फॉलो कर ले। अब उसमें स्टूडेंट की टेस्टिंग क्या है, आपको जो ऑप्शंस सवाल में दी होती हैं आपने तो उनको कंपेयर करना होता है और आपसे नाम लेके ईओक्यू पूछा जा सकता है। ये हम इस चैप्टर में अब तक कर रहे हैं। ईओक्यू की एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको जो रिवर्स वर्किंग में काम आ सकती है कि अगर ईओक्यू बिजनेस फॉलो करता हो तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट सेम आती है। सेफ्टी स्टॉक ना हो तो जी, बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक ना हो तो ऐसी, अगर जानना चाहें, बस दिल कर रहा है बताने का, अगर जानना चाहें तो ये एक जादू देख लें, अगर ना जानना चाहें तो कोई बात नहीं, आप पहले 50 बातें इग्नोर करते हैं, एक और कर देना। अगर एक बिजनेस ईओक्यू फॉलो करता है तो उसकी टोटल ऑर्डर कॉस्ट बराबर होती है टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर का फार्मूला, टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर टोटल होल्डिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री, और अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो बस ये एवरेज इन्वेंट्री। अगर ये ईओक्यू ही को हम ओक्यू रख ले तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना, इक्वल। तो ईओक्यू कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, ईओक्यू वहां ले जाए, स्केयर हो जाएगा, बाकी चीजें अंदर शिफ्ट कर दें, 2 into
नहीं अभी पुराना हो गया। तो EOQ में यही पढ़ा था कि अगर सेफ्टी स्टॉक ना हो तो ये बराबर होते हैं। EOQ में यही पढ़ा था कि दोनों तब बराबर होंगे अगर बफर स्टॉक ना हो तो वही किया है। चले ये सवाल, एनुअल डिमांड 240,000 एक जज्बाती आंसर है। बस सवाल में लफ्ज एनुअल डिमांड देख के नहीं बहक जाना। हम इस वक्त बात कर रहे हैं अपनी, हम कार्ल्टन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। पूरे मुल्क में लोग खरीदते होंगे 2,40,000, हम उसमें से कितने हैं? हम उसमें से 78,000 हैं। तो इसलिए 2,40,000 नहीं ले लेना, 2,40,000 का 32.5%, 78,000। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमने कितना खरीदना है, तो हमने थोड़ी 2,40 खरीदना है, वो तो पूरे मुल्क ने मिलकर खरीदना है। तो हम उनमें से 78,000 खरीद रहे होंगे इनटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 422 400 लिख दूं यहाँ? ठीक है, शाबाश। ये पर ऑर्डर है क्या? चले वैसे तो कुछ आवाजें भी आ गई हैं, आप में से पहले कोई खुद ही ट्राई करना चाहे तो करे। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर मैं तो कर ही दूंगा बोर्ड पे, पहले आप खुद ट्राई करिए। हमने यहाँ ऑर्डर कॉस्ट, और मैं टाइम जाया नहीं कर रहा, करना है तो करें वरना मैं बोर्ड पे करता हूँ। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर ढूंढे। हाँ, एक हिंट बता दूं, ये जो पॉइंट 1 से लेके 6 तक सारी डिस्कशन हो रही है, एक्सपेक्टेशन है अगले साल की। तो जो हम अभी किया करते हैं ये उसी के मुताबिक एक्सपेक्टेशन है। अभी हम क्या करते हैं, अभी OQ क्या है हमारा, तो बस ये सारी एस्टिमेशन उसी को सामने रख के की गई हुई है। वो तो रिक्वायरमेंट में आके कह रहा है कि अगर हम EOQ पे चले जाएं तो क्या होगा। अभी जो सारा डाटा है, सारी एस्टिमेशंस हैं, वो हमारे एग्जिस्टिंग हालात के मुताबिक है। 65 क्या? ऑर्डर कॉस्ट सवाल में बस एक ही है जिसका जिक्र है, और वो कहा हुआ है कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के वेरिएबल कॉस्ट पूरे साल में। अच्छा, हम सवाल आने वाले साल का कर रहे होते हैं। पूरे साल में जो हमारे अंदाजा है कि टोटल खर्चे होंगे वेरिएबल
वो 422400 है, लेकिन हमारा बिजनेस सिर्फ कार्ल्टन ही नहीं खरीदता और भी बहुत कुछ खरीदता होगा। इनमें से कार्ल्टन से रिलेटेड कितना है? यानी कार्ल्टन से रिलेटेड पूरे साल की जो टोटल कॉस्ट हमें उम्मीद है वो 422400, लेकिन ये पर ऑर्डर नहीं है, ये तो टोटल फॉर द ईयर। अगर उसको पर ऑर्डर तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, देखिए हमारा ना एग्जिस्टिंग प्लान ये है, एग्जिस्टिंग कि हम एक वक्त में 6500 मंगवाते हैं। अगर इसी पे रहे तो पूरे साल में टोटल इतना खर्चा होगा। पर ऑर्डर के लिए 6500 से डिवाइड कर दो। हमें देखना पड़ेगा कि अभी के प्लान के मुताबिक साल में हमें कितने ऑर्डर्स करने पड़ेंगे। हमें साल में करने पड़ेंगे 78,000 डिवाइडेड बाय 6500, 12। फिलहाल हमारा प्लान ये है कि हम 6500 करके 12 दफा ऑर्डर देते तो 78,000 मंगवाते। 12 दफा ऑर्डर देते तो टोटल खर्चा इतना आता। तो पर ऑर्डर के लिए 12 से डिवाइड 35, ये है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। नहीं समझ आई? चलें, जिनको नहीं समझ आई दोबारा कोशिश करते हैं। रिक्वायरमेंट को छोड़ दें, हमारा जिनको नहीं समझ आई दोबारा बता रहा हूं, एग्जिस्टिंग प्लान क्या है। अगर इसी प्लान को लेके चले, यानी आप लोग जब 6500 और EOQ का कंपैरिजन कर रहे होंगे तो इसके मुताबिक टोटल ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इनटू एनुअल डिमांड ओवर OQ। अभी फिलहाल हम 6500 करते हैं और 78,000 एनुअल डिमांड है, तो हमें उम्मीद है कि हमारा खर्चा इतना होगा। तो अभी हमारी पर ऑर्डर कॉस्ट ही आती है, पर ऑर्डर कॉस्ट ही निकालनी थी, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो पर ऑर्डर कॉस्ट है जी। जी मैंने इसमें ये भी किया कि टोटल जो परचेज डिपार्टमेंट है उसमें टोटल ओवरहेड जो है वेरिएबल वो 4400 है, जिसमें से परचेजेस का जो खर्चा है वो 10% है। तो बाकी किसका? सारे वेरिएबल और जो कि परचेजेस को हम सेपरेट लेते हैं, मैंने इस तरह से नहीं, ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट के खर्चे हैं ये, इनमें कॉस्ट ऑफ परचेजेस नहीं है शामिल है। और ये कोई कॉस्ट ऑफ परचेजेस थोड़ी है, ये तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट, ये तो वो हैं, परचेजेस तो नहीं है ये। 10% इसलिए कहा हुआ है कि बिजनेस सिर्फ कार्ल्टन नहीं खरीदता होगा ना, कोई फर्नीचर खरीदता होगा, कोई गाड़ियां खरीदता होगा, कोई और प्रोडक्ट खरीदता होगा। हाँ, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कार्ल्टन है ना, तो कहा तो है कि 10% उसमें से कार्ल्टन से रिलेटेड है, तो पूरी इंफॉर्मेशन तो हाँ कार्ल्टन से रिलेटेड है। नहीं तो इसका मतलब हम यहाँ परचेज प्राइस निकले हैं। अच्छा, लेकिन नहीं ऐसे तो नहीं है, तो सवाल पूछ रहा है। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 35200, होल्डिंग कॉस्ट एक ही गिवन है सवाल में, पॉइंट नंबर 5। कैरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट को ही कहते हैं, कैरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट का ही एक नाम है। कैरिंग कॉस्ट 1% दी हुई है, जी। पहले तो हमें उसके कार्ल्टन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। 22,125 कॉस्ट नहीं है, ये सेल प्राइस है, हम कार्ल्टन इतने का बेचते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर ना, अभी कुछ देर पहले जो बात कर रहा था, अब यहाँ टन है, तो अब चाहे तो टन का वर्ड यूज कर लें, चाहे यूनिट्स कह दें बस। तो कार्ल्टन का एक यूनिट जो कि एक टन है,
वो हम 22,125 का बेचते होते हैं, लेकिन ये तो सेल प्राइस है। कॉस्ट कितनी है? इसको हम 25% मार्कअप पे बेचते हैं। मार्कअप 25% ऑफ कॉस्ट। बेशक मार्जिन लिखा हुआ है, लेकिन परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कह दिया तो फिर ये मार्कअप है। बल्कि खैर है, ये ले, वो बीच में वैल्यू क्या निकालनी है बस, ठीक है। 177 ये हो गई ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ये हो गई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। डबल फाइव टन्स लिखना है, यूनिट्स लिखना है, दोनों ठीक है। क्या नहीं, ये कार्टन की बात हो रही है, टोटल नहीं समझा मैं। नहीं, मुझे बात नहीं समझ आई। आप इसको कार्टन की सेल प्राइस क्यों कह रहे हैं? हाँ हाँ, मतलब कार्टन की ही है, लेकिन एतराज क्या है? अच्छा ठीक है, कार्टन की है। क्या होल्डिंग कॉस्ट के बारे में अभी अभी क्लास के शुरू में एक नोट लिखवाया था कि अगर होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज की शक्ल में दी है तो वो परसेंटेज हम परचेज कॉस्ट पे लगाते हैं। तो 1% परचेज कॉस्ट पे लगाएंगे ना, तो हम कार्टन खरीदते कितने का है? ये तो है जो बेचते हैं, खरीदते कितने का है, तो वो 25% मार्कअप से निकलेगा। अब ये जो नॉर्मल इतने दिन से सवाल कर रहे हैं, अब ये वो नॉर्मल सवाल बन गया। हम दो ऑप्शंस पे टोटल कॉस्ट निकालेंगे, एक 6500 पे और एक 5570 पे। परचेज कॉस्ट है नहीं और फर्क होती तो बता देते, नहीं है तो नहीं है। वन नहीं 35200 इंटू एनुअल डिमांड ओवर ओपन। अगर 6500 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 422 और 492926। जी जी, नहीं अगर रिक्वायरमेंट में सेविंग ना पूछा होता, नहीं क्या पूछा होता फिर? हाँ तो वो इस तरह पूछता नहीं ना, क्योंकि फिर तो EOQ का आंसर ही निकल आता, फिर वो इस तरह पूछ ना रहा होता। ये सवाल उसने कंपैरिजन की शक्ल में ही बनाना था। अब या तो वो इस तरह करके पूछ ले कि सेविंग्स बता दे, या वैसे कह के इन ऑप्शन में से बताएं कौन सी बेहतर है, तो उसने सवाल शक्ल ही ये बनानी थी। अदरवाइज वो वैसे ही बस कहता कंप्यूट EOQ। नहीं तो क्या होना चाहिए था इसकी जगह? हाँ हाँ, उसका डाटा तो नहीं यूज किया, ये बिजनेस का डाटा है कि जब भी ऑर्डर करेंगे पर ऑर्डर 35,200 रुपये होगा। अच्छा ये बाकी लोग भी सुनिए, काम का सवाल है, बल्कि हो सकता है काम का ना भी हो, लेकिन अच्छी बात है। ये जो EOQ निकाल रहे हैं, हमने इसमें 6500 यूनिट्स वाला डाटा यूज किया है, ऐसी बात है कोई? हमने पर ऑर्डर यूज किया है, 6500 वाला तो नहीं यूज किया।
अब रही बात कि वो 6500 से तो निकाला है, तो वो एक पहेली बनाई थी कि आपको उन्होंने पर ऑर्डर नहीं बताया। जैसे अगर मिसाल के तौर पे पूछूं मैं कि ऊपर जो फोटोकॉपियर है वो एक फोटोकॉपी के कितने लेता है, तो नहीं, अब एक स्टूडेंट बताया कि जी मैं ना अभी असल में FAR1 के नोट्स लेके आया हूँ, तो 10 पेजेस थे, तो उसने मुझसे 20 रुपए लिए हैं। अब उसकी इस स्टेटमेंट से हम पर कॉपी रेट निकाल सकते हैं ना, तो ये कोई FAR1 वाला रेट होगा नहीं, फोटोकॉपियर का रेट है। तो हमें पर ऑर्डर डाटा देना था, उसने नहीं दिया, उसने कार्ल्टन का डाटा दे दिया, उसको यूज करके पर ऑर्डर निकाली है, तो पर ऑर्डर ना। नहीं तो पर ऑर्डर तो 35,200 ही आनी है, चाहे कार्ल्टन के थोड़े थोड़े करके मंगवाएं चाहे ज्यादा ज्यादा करके मंगवाएं, पर ऑर्डर तो 35,200 ही है। हम वो पर ऑर्डर ही निकालना चाह रहे थे जी। नहीं, वो पर ऑर्डर की बात कर रहा है। सेम क्यों ना हो, तो फिर आप किसको किससे डिवाइड करने की बात कर रहे हैं? क्या बेटा, क्या चीज चेंज हो जाएगी, किसकी चेंज की बात, कैसे, किस फार्मूले में, बताओ तो सही ना, जो जो उसमें लगाना चाह रहे हो, किसको किससे डिवाइड करना चाह रहे हो आप? 4,22,400 को 6500 की बजाय 5570 से डिवाइड करने का कह रहे हैं, तो 4,22,400 को नहीं ना करेंगे, वो तो 6500 की टोटल थी, उसको थोड़ी 5570 से डिवाइड करके पर ऑर्डर निकलेगी। टोटल होल्डिंग कॉस्ट 177 इंटू 2000 दिया हुआ है सवाल में। चलो 13 है। EOQ हाँ बेहतर तो है, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? ये है रिक्वायर्ड। अगर बफर स्टॉक वगैरह ये ना हो तब नहीं प्रॉब्लम। मैंने कब कहा था ऐसा? मैंने ऐसा कब कहा था? दोनों इक्वल होंगे तो तब यही फॉर्मूला आएगा। मैंने सिर्फ ये है, जिसने ये फार्मूला इजाद किया था वो इस बुनियाद पे इजाद किया था, अब हो गया फार्मूला इजाद। फार्मूला इजाद ऐसे ही होगा। कौन सी? टोटल होल्डिंग कॉस्ट इग्नोरिंग सेफ्टी स्टॉक, जितना आंसर आएगा वही टोटल ऑर्डर कॉस्ट के बराबर होता है। फिर ये दोनों इक्वल आते। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं कहा कि जो EOQ की अजम्पशंस थी वो सवाल में ना नजर आ रही हो तो EOQ ना लगाना, ऐसी कोई बात नहीं कि EOQ का फार्मूला है, करना है इस्तेमाल, यहां भी इस्तेमाल किया EOQ का फार्मूला। ये भी नहीं कहा था कि सेफ्टी स्टॉक अगर हुआ तो EOQ नहीं लगेगा, नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं। EOQ हुआ है कैलकुलेट, EOQ तो कैलकुलेट हो रहा है। वो सिर्फ बात इतनी थी कि टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट का आंसर सेम नहीं आएगा, तो ठीक है, नहीं आ रहा सेम। क्वेश्चन यहां तक इस चैप्टर में जो भी पढ़ा समझ आ गया? चले, बहुत अच्छा है यार। तो सवाल पे डिपेंड करता है, जो कल से पहले सवाल कराए थे उनमें नहीं निकालना था। हाँ, तो हर सवाल में तो नहीं निकालना ना, तो सवाल देखना पड़ेगा।
अभी जैसे जैसे एग्जाम क्वेश्चंस कर रहे हैं उनमें पता चल रहा है। चले और नसीहतें लिखें। अब एनुअल डिमांड पे करते हैं बात है। तो लिख लें यार, मैंने कब रोका, लिखें। जी यार ये सारा एवरेज इन्वेंट्री नहीं, ये कहाँ लिखा है? नहीं, मिनिमम लेवल कहाँ से होना? ये तो मैंने नहीं कहा था एटलीस्ट रखनी चाहिए। इन फार्मूलों में जो एनुअल डिमांड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उससे क्या मुराद है? एनुअल डिमांड किसे कह रहे हैं हम? एनुअल, हाँ, पूरे साल की टोटल परचेज। परचेज क्यों, सेल्स क्यों नहीं? क्योंकि हमने फैसला ही परचेज का करना है कि एक वक्त में कितने यूनिट्स मंगवाएंगे, तो परचेज की बात हो रही है। चाहे ट्रेडिंग बिजनेस हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, हम एनुअल डिमांड टोटल परचेजेस को कह रहे हैं। ट्रेडिंग बिजनेस हो तो गुड्स खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो रॉ मटेरियल खरीदते होंगे। तो इन फार्मूलों में जहां हम एनुअल डिमांड ले रहे होते हैं उसका मतलब टोटल परचेजेस होता है। अब इसमें आपको मजीद उलझाया जा सकता है सवालों में, बिल्कुल। एनुअल डिमांड, ये कुछ सेपरेट हेडिंग नहीं दी मैंने, ये आप वैसे नोट्स जो बता रहा हूँ उन्हीं में से एक और पॉइंट हो जाएगा। हम जो इन क्वेश्चंस में एनुअल डिमांड ले रहे होते हैं वो टोटल परचेजेस होती हैं, यूनिट्स, परचेजेस के यूनिट्स। अब इसमें मुश्किल क्या डाली जा सकती है? मुश्किल ये डाली जा सकती है कि आपको टोटल परचेजेस के बजाय सेल्स बता दी जाए। तो हाँ, उनमें स्टॉक्स यूज करके सेल्स फाइंड कर सकते हैं। तो परचेजेस, सॉरी। तो एक मिसाल आपको ट्रेडिंग बिजनेस की करा देता हूँ, इनफैक्ट आप कर लेते हैं, और एक मैं मैन्युफैक्चरिंग की करा देता हूँ। आप कर लेते हैं, बल्कि मिसाल लिखते हैं। पहले ट्रेडिंग की मिसाल बता रहा हूँ, टू दी पॉइंट डाटा बता रहा हूँ बस। सेल 20,000 यूनिट्स हैं और ओपनिंग स्टॉक 3600 यूनिट्स हैं और क्लोजिंग स्टॉक 5100 यूनिट्स हैं। एनुअल डिमांड कितनी? एनुअल डिमांड यानी टोटल यूनिट्स कितने? 21,500। ठीक है, सही है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल। एक और लिखें। अच्छा चलें, ये भी लिखें। है जी, क्या 21,500? अच्छा, आंसर इसका, हाँ जी। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है पीटीसीएल का।
सवाल लिखें और 2021 की सेल्स, हाँ ट्रेडिंग गई, 2021 की सेल्स 80,000 यूनिट्स, 80,000 यूनिट्स, और क्लोजिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स। एक और सवाल लिखवा रहा हूँ, सेल्स बताई हैं 80,000 और क्लोजिंग स्टॉक बताया है 10,000 यूनिट्स, और 2022 की एक्सपेक्टेशंस हैं सेल्स 20% इंक्रीज कर जाएगी और क्लोजिंग स्टॉक 15% इंक्रीज कर जाएगा। सेल्स में 20% इंक्रीज आ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक में 15% इंक्रीज आ जाएगा। 2022 की परचेजेस बताइए। क्या फाइंड करना है? परचेजेस, 2022 की परचेजेस 15, क्लोजिंग स्टॉक में 15%, 15% इंक्रीज और सेल्स में 20% इंक्रीज आएगा। परचेजेस पूछी है मैंने। हाँ जी ठीक है, सेल्स होंगी अगले साल 96,000, ओपनिंग स्टॉक होगा, ये तो वही वाला क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग बन जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक होगा 15% ज़्यादा 11,500, तो यहाँ से परचेजेस निकल आएंगी 97। चले मैन्युफैक्चरिंग का सवाल देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में मैं बस आपको टू द पॉइंट यहाँ बोर्ड पे ही फिगर्स बना रहा हूँ, उसका आंसर बना दीजिए आप। वो अच्छा, असल सवाल में ही होगा, मैं आपको सिर्फ चूंकि कैलकुलेशंस चेक करना चाह रहा हूं तो मैं टू दी पॉइंट चीजें लिख रहा हूं। फॉर एनी गिवन ईयर का डाटा है ये, पहले मुझे पूरा बना लेने दीजिएगा।
नहीं कर लें साथ साथ, सवाल भी कर लेंगे और समरी मिलती है, समरी मिलती है। बस थोड़ा सा रह गया। ये सवाल है, मैंने आपको कहा था पहले मुझे पूरा करने दें। ये क्वेश्चन है, क्या रिक्वायर्ड है, सप्लायर से कितने किलो हम उसकी दुकान से खरीद के लाएंगे, बताएं, करें कैलकुलेट। कैलकुलेट कर दें पहले, हैं जी? क्या नहीं, मैच्योरिटी लोग जो स्कूल में पढ़ के आए ना उसका फीडबैक है। इसी क्लास का ही है ना, और क्या।
होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 ऑटम 18। नहीं ये तो भी आप क्लास में ही कर रहे हैं, समझ नहीं आया? वेरी गुड। ये होमवर्क है। ये होमवर्क सब सुकून से बैठे हुए हैं। दो तीन लोगों ने कर भी लिया होगा। सेवन 71500 चले इधर देखें जिनको नहीं समझ आया। अब चूंकि सवाल में प्रोडक्ट और मटेरियल में दोनों का जिक्र कर रहा हूं, तो हाँ अब मैं फर्क कर रहा हूं इस बात का कि ये प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं और ये मटेरियल के किलो हैं। अब हाँ फर्क है। 15,000 ओपनिंग, 21,000 क्लोजिंग, 54,000 सेल। फिनिश गुड्स कितनी बन के आएंगी? कितनी? 60,000 यूनिट्स। इतने इस साल फिनिश गुड्स यूनिट्स बनेंगे। एक इतना वजन होता है, एक का वजन 9 किलो होता है। ये प्रोडक्ट का वजन है जो 9 किलो रह जाता है। वैसे तो हम वेरिएंस नहीं पढ़ रहे, लेकिन वो पुरानी वाली बात याद दिला रहा हूं। 10% लॉस होने के बाद ये 9 होता है। यानी हमें प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने के लिए 10 किलो इन करना पड़ता है, तो वो 9 किलो का रह जाता है। देखें हम लोग 60,000 यूनिट्स बना रहे हैं। 60,000 यूनिट्स, चले मैं कैलकुलेट कर देता हूं। 60,000 यूनिट्स का टोटल वजन इतना है, लेकिन इनके लिए मटेरियल हमें ज्यादा डालना पड़ेगा। तो इनके लिए कितने किलो मटेरियल डालना पड़ेगा? 6 लाख किलो। इतने यूनिट्स बनाने के लिए 6 लाख किलो प्रोसेस में इन होगा। प्रोसेस में इन करने के लिए कहां से आएगा? स्टोर से निकालेंगे। स्टोर से 6 लाख किलो निकाल के वहां प्रोसेस में इन होगा। स्टोर में इन होगा तो इशू होगा ना। तो स्टोर में इतने साल के शुरू में होंगे, इतने एंड पे इतना इशू, तो बाकी
कितने किलो? 80% ही है, कितने किलो? 572 इतने किलो हमें स्टोर में लाना है, खरीदना नहीं है, लाना है। रास्ते में चोर डाकू उतना ले जाते हैं, तो हम निकलते होंगे लाके इतने, पहुंचने इतने हैं। ये 0.8 है, इससे वापस आएंगे। फार्मूलों में इस्तेमाल करने के लिए ये एनुअल डिमांड होगी। नहीं, ये तो मैंने तरह तरह के उतार चढ़ाव ले आए ना, सवाल में तो इतना कुछ उम्मीद नहीं है होगा। मैंने तो आपको एक पूरा प्रोसीजर बता दिया। हो सकता है सवाल में ये बताया हो, यहाँ से वापस आना हो सकता है ये बताया हो, यहाँ से वापस आना हो। मैंने तो पूरी पिक्चर दिखाई है कि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हमें एनुअल डिमांड उसको कहना है जो सप्लायर से खरीद के आना है। ये है एनुअल डिमांड। ऑटम 18 क्वेश्चन 4 होमवर्क है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।